हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं जितेंद्र शर्मा। साइंस की टॉपिक लेके चल रहे थे अपन बायोलॉजी में। बायोलॉजी की टॉपिक में अपना चल रहा था श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र की बात कर रहे थे। तंत्रिका तंत्र की बात हो चुकी थी अपनी। उसके बाद हमने पाचन तंत्र की क्लास किया था। दो वीडियो अपन ने उसमें दिए थे अपन ने। अब जो अपन बात करेंगे, जो सबसे और भी महत्वपूर्ण है, वो टॉपिक है अपना श्वसन तंत्र की बात करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, ठीक है ना। रेस्पिरेटरी सिस्टम्स क्या होते हैं, श्वसन तंत्र क्या होता है, श्वसन का महत्वपूर्ण क्या है। मानव शरीर, मानव तंत्र में जो अपन तीसरा तंत्र जो लेके चल रहे हैं अपना, वो सबसे महत्वपूर्ण तंत्र है अपना, वो कौन है, श्वसन तंत्र है। हाँ, श्वसन तंत्र की बात करेंगे अपन। श्वसन तंत्र को समझने के लिए आपको कम से कम ये मान लीजिए दो वीडियो अपने को लेना होगा। दो सेशन आप दोगे, 2 सेशन में आपको कंप्लीट समझ में आ जाएगी कि श्वसन तंत्र क्या होता है। श्वसन तंत्र जो छोटा सा चैप्टर नहीं है, थोड़ा सा बड़ा सा चैप्टर है, लेंदी भी है, लेकिन इसको हम आसानी से समझेंगे, टुकड़ों में समझेंगे, ब्रेक करके। इसी टॉपिक को ब्रेक करके समझेंगे, छोटे छोटे भागों में समझेंगे, तो आसानी से समझ में आएगा कि श्वसन तंत्र किस प्रकार से मानव शरीर के लिए भी लाभदायक है और विभिन्न प्रकार के जीव प्राणियों के लिए लाभदायक है दोस्तों। तो चलिए हम बात करते हैं श्वसन तंत्र की। श्वसन तंत्र के बारे में सबसे पहले बता दें दोस्तों कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने हेतु, जितने भी जीव हैं धरती पे, जितने भी जीवित प्राणी हैं, प्रत्येक जीव को जीवित रहने हेतु ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है दोस्तों। किसकी आवश्यकता होती है, ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि ऑक्सीजन ही क्या करता है, कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण या विघटन करके ऊर्जा प्रदान करते हैं दोस्तों। क्या करते हैं, विघटन करके ऊर्जा प्रदान करते हैं प्रत्येक जीव के लिए। हम जानते हैं कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्यों होती है, क्योंकि ऑक्सीजन ही क्या करता है दोस्तों, कार्बनिक भोज्य पदार्थ को ऑक्सीकरण करता है या विघटन करता है और हमें क्या प्रदान करता, ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों। भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण ही भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण ही प्रक्रिया क्या कहलाता, शोषण कहलाता है। भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की यही प्रक्रिया हमारे लिए शोषण कहलाता दोस्तों। क्या कहलाता, शोषण कहलाता। तो सबसे पहले अपन शोषण को समझते, फिर तंत्र को समझेंगे। किसको, शोषण को, फिर तंत्र को। प्रत्येक जीव को क्या, प्रत्येक जीव को जीवित रहने हेतु के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। क्योंकि ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या करता है, ऑक्सीजन ही कार्बनिक भोज्य पदार्थों को, कार्बनिक कार्बनिक भोज्य पदार्थों का क्या करता है, ऑक्सीकरण या विघटन करके ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा प्रदान करते हैं दोस्तों, ठीक है ना। ऊर्जा प्रदान करते हैं। भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण की यही क्रिया क्या कहलाती है, शोषण कहलाती है। भोज्य पदार्थ के क्या, भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण की यही क्रिया
श्वसन कहलाती है। क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है दोस्तों। ठीक है ना? क्या कहा अपन ने कि प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है क्योंकि ऑक्सीजन ही कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण या विघटन करके ऊर्जा प्रदान करते हैं दोस्तों। क्या प्रदान करते हैं? ऊर्जा प्रदान करते हैं। क्या? ऊर्जा प्रदान करते हैं। ठीक है? भोज्य पदार्थ के ऑक्सीकरण की यही क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। चलिए, ये बात हो गई अपने श्वसन तंत्र में श्वसन की बात हो गई। अब ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण करने का कार्य, ऑक्सीजन के यही ऑक्सीजन की बात करें अपन, ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण करने के कार्य, क्या? ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण करने का कार्य श्वसन तंत्र यानी रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या? रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है। ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण करने का कार्य कौन करता है? श्वसन तंत्र करता है दोस्तों। कौन सा? श्वसन तंत्र। अब ये हो गए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण करने का कार्य कौन करता है? रेस्पिरेटरी सिस्टम करता है, जिसे हम श्वसन तंत्र कहते हैं। प्रत्येक जीव को जीवित रहने के लिए किस चीज की आवश्यकता है? ऑक्सीजन की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन क्या करता है? कार्बनिक भोज्य पदार्थों का ऑक्सीकरण या विघटन करके हमें क्या देती है दोस्तों? ऊर्जा प्रदान करती है। और भोज्य पदार्थों के ऑक्सीकरण की यही क्रिया क्या कहलाती है? श्वसन कहलाती है। ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण करने का कार्य होता वो श्वसन तंत्र कहलाता दोस्तों। क्या कहलाता? श्वसन तंत्र कहलाता है। ये हम इसी श्वसन तंत्र की बात कर रहे हैं जिसमें प्रत्येक जितने भी प्राणी है, जीव जंतु, उन सभी जीवों के लिए ये ऑक्सीजन की आवश्यकता, और किस तरह से ऑक्सीजन उनके लिए लाभदायक है, किस तरह से ऑक्सीजन उनके लिए महत्वपूर्ण है जीवन में, उसी की हम डिस्कस करें दोस्तों। हम इन पूरे को अपन ने क्या कह दिया? सिस्टम को श्वसन तंत्र कह दिया दोस्तों। क्या कह दिया? श्वसन तंत्र। और श्वसन तंत्र में अपन ने देखा कि ऑक्सीजन ही आवश्यकता है। जीवन जीना है तो उसके लिए सर्वप्रथम आपको ऑक्सीजन का होना आवश्यक है। और ये ऑक्सीजन क्या करता है? हमारे भोज्य पदार्थों को ऑक्सीकरण या विघटन करके ऊर्जा प्रदान कर देते हैं। और यही ऑक्सीकरण का क्रिया क्या कहलाता है? हमारे श्वसन कहलाता है। और ऑक्सीजन के अंतर्ग्रहण करने का जो कार्य होता है, अंतर्ग्रहण करने का जो कार्य होता है, उनके अंदर जितने भी सिस्टम होते हैं जो ऑक्सीजन के फलस्वरूप सांस लेना छोड़ना, ये जितनी भी क्रिया होती है, अंदरूनी बाहरी जितनी भी क्रियाएं होती है, ये सारी क्रियाएं को हम जिसके अंतर्गत हम ग्रहण करते हैं या अध्ययन करते हैं, वो क्या कहलाता है दोस्तों? श्वसन तंत्र कहलाता। क्या कहलाता? श्वसन तंत्र कहलाता। मैं आपको बता दूं, श्वसन तंत्र जो है वो श्वसन तंत्र जो है दोस्तों, श्वसन तंत्र के द्वारा शरीर की प्रत्येक कोशिका की या प्रत्येक कोशिका की संपूर्ति प्राप्त होती है। संपूर्ति प्राप्त होती है, यानी जितने भी कोशिकाएं होती हैं सभी को ऑक्सीजन जो प्राप्त होती है वो कहां से प्राप्त होती है? यहीं से प्राप्त होती है। श्वसन तंत्र के द्वारा ही शरीर के जितनी भी कोशिकाएं, प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन की संपूर्ति प्राप्त होती है दोस्तों। ठीक है ना? इसके साथ ही साथ ऑक्सीजन जो ऑक्सीकरण जो अपनी बात करते हैं, ऑक्सीकरण उत्पादनों से भी मुक्त होते हैं। कुछ कोशिका जो होते हैं जो ऑक्सीकरण उत्पादनों से बिल्कुल, प्रत्येक कोशिका के, जब यही पूरा कर रहा तो प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन उत्पादन करने की जरूरत नहीं है। तो साथ ही साथ ऑक्सीकरण उत्पादों से ये बिल्कुल ही क्या होता है दोस्तों? मुक्त हो जाती है। श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है, हम उनको समझना है तो उन्हें समझने के लिए हम इन्हें 3 भागों से समझेंगे दोस्तों। कितने भागों से समझोगे? हम इसे 3 भागों से समझेंगे। प्रत्येक भाग में लेके चलेंगे एक एक करके भाग कि श्वसन प्रक्रिया या श्वसन तंत्र की क्रिया किस तरह से संपादित होती है। तो चलिए, हम बात कर रहे थे यहाँ पे श्वसन के द्वारा ही संपूर्ण शरीर में प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन संपूर्ण प्राप्त होती है। ठीक है ना? श्वसन
तंत्र द्वारा ही, क्या, श्वसन तंत्र द्वारा ही शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं को ऑक्सीजन, क्या, ऑक्सीजन की संप्रति प्राप्त होती है। साथ ही साथ ऑक्सीकरण उत्पादनों से मुक्त होती है। ठीक है ना, कौन, कोशिका। अब जितनी भी शरीर के अंदर श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया जो होती है हमारे शरीर में, जितनी भी जीवधारी हैं, जीव जंतु, उन सब में जो श्वसन की प्रक्रिया होती है, उस संपूर्ण प्रक्रिया को समझने के लिए हमें 3 तरह से लेके चलना पड़ेगा। कितने भागों से, 3 प्रकार के भागों से लेके चलने होंगे दोस्तों। चलिए रब कर दो इसको। किस प्रकार से समझना है हमें श्वसन तंत्र को, वो हम आगे वाले टॉपिक में देखते हैं। हमने ये कहा आपसे कि यदि श्वसन तंत्र को समझना हो तो श्वसन तंत्र की जो संपूर्ण प्रक्रिया है उनको हम 3 भागों में समझेंगे। कितने भागों में समझेंगे, 3 भागों में। श्वसन की संपूर्ण प्रक्रिया को समझने के लिए हम श्वसन तंत्र को 3 भागों में, कितने भागों में, विभाजित कर देते हैं। 3 भागों में विभाजित कर देते हैं दोस्तों। कितने भागों में विभाजित कर देते हैं, 3 भागों में विभाजित कर देते हैं। सबसे नंबर 1 जिसको हम कहते हैं बाह्य शोषण, बाहरी शोषण की बात कर लिए। बाह्य शोषण की बात कर लिए, यानी हम इसको कहते हैं एक्सटर्नल, क्या कहते हैं, एक्सटर्नल रेसिप्रेटेशंस कहते हैं। एक्सटर्नल हो गया, उसके बाद गैसों का परिवहन की बात करें। किसका, गैसों का परिवहन। तीसरे नंबर पे आ जाता दोस्तों आंतरिक शोषण, यानी इंटरनल रेसिप्रेटेशंस की बात करते हैं। कितने हो गए, 3 हो गए। हम 3 ढंग से लेके चल रहे हैं। तीनों के बारे में हम समझेंगे एक एक करके। सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे क्या, सबसे पहले हम समझेंगे यहाँ पे बाह्य शोषण को। किसको, बाह्य शोषण को, एक्सटर्नल रेसिप्रेटेशन सिस्टम को समझेंगे कि बाह्य शोषण क्या है, यह किस तरह से कार्य करती है दोस्तों। जो बाह्य शोषण होता है, प्राणी और वातावरण, विभिन्न प्रकार के जो प्राणी होते हैं, प्राणी और वातावरण के बीच में शोषण, गैसों के आदान प्रदान अथवा या कह सकते हो ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना ही क्या कहलाता दोस्तों, बाह्य शोषण कहलाता है। क्या कहलाता, बाह्य शोषण कहलाता है। यदि अपने से पूछे पेपर में आए कि बाह्य शोषण क्या है दोस्तों, तो आप आसानी से बता सकते हो कि गुरुजी प्राणी और वातावरण के बीच जो होती है वो शोषण के आदान प्रदान अर्थात ऑक्सीजन का शरीर में जाना और कार्बन डाइऑक्साइड के शरीर से बाहर आने की क्रिया ही क्या कहलाता है, बाह्य शोषण कहलाता दोस्तों। क्या कहलाता, बाह्य शोषण कहलाता। ऑक्सीजन O2, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ठीक है ना। इस प्रकार से ऑक्सीजन का लेना और कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना ही क्या कहलाता, बाह्य शोषण कहलाता है।
किनके बीच में होती है? प्राणी और वातावरण के बीच में शोषण शोषण का जो होता है आदान प्रदान होता है। शोषण का क्या होता है? आदान प्रदान होता है, यानी गैसों का आदान प्रदान होता है। किस प्रकार की गैस? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों की आदान प्रदान होता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि नाक के माध्यम से आप जो लेते हो, ऑक्सीजन ग्रहण करते हो और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो, इस प्रकार की क्रिया जब संपन्न होती है तो इसे हम कहते हैं बाह्य शोषण। क्या कहते हैं? बाह्य शोषण। प्राणी और वातावरण के बीच, किसके? प्राणी और वातावरण के बीच शोषण गैसों में कौन सा? O2 और CO2 गैसों का आदान प्रदान। अर्थात आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो? आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन का शरीर में, किसमें? ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर जाना ही बाह्य शोषण कहलाता दोस्तों। क्या कहलाता? बाह्य शोषण कहलाता दोस्तों। अब शरीर के अंदर इस प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अब आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर के अंदर जो होती है इस प्रकार की जो शोषण क्रिया होती है वो किसके द्वारा संपन्न होती है दोस्तों? लंग्स के द्वारा संपन्न होती है, जिसको हम फेफड़ा कहते हैं दोस्तों। और दूसरी भाषा में इसको हम क्या कहते हैं? तो दूसरी भाषा में उसको कहते हैं फुफ्फुसों। क्या कहते हैं? फुफ्फुस या फुफ्फुसों कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना? तो आपको पता होना चाहिए कि इस प्रकार की क्रिया जो संपन्न होती है, ऑक्सीजन का आना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ये क्रियाएं जो संपन्न होती है शरीर के अंदर, वो फुफ्फुसों के माध्यम से संपन्न होती है, जिसे हम लंग्स कहते हैं दोस्तों। LUNGS की बात कर रहे हैं, लंग्स की बात कर रहे हैं, और ये फेफड़ा कहलाता दोस्तों। क्या कहलाता? फेफड़ा। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पे, चूंकि इस प्रकार की क्रिया फुफ्फुसों यानी लंग्स के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा संपन्न होती है? लंग्स के द्वारा संपन्न होती है दोस्तों। लंग्स के द्वारा संपन्न होती है। ठीक है, इसीलिए इसे हम बाह्य शोषण को हम फुफ्फुस शोषण भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? इसीलिए हम बाह्य शोषण को क्या कहेंगे दोस्तों? फुफ्फुस शोषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? क्यों? क्योंकि इसमें ऑक्सीजन का रुधिर में मिलना तथा CO2 का ऑक्सीजन शरीर से बाहर निकलना, ठीक है, दोनों ही सम्मिलित होती है। इसीलिए हम इसे गैसीय विनिमय भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? गैसीय विनिमय भी कहते हैं। तो पहले अपन बात कर रहे थे बाह्य शोषण के अंदर जो बात कर रहे थे, उनमें सबसे पहले अपन देख लिया फुफ्फुसों के द्वारा संपन्न होती है। किसके द्वारा? फुफ्फुसों के द्वारा ही संपन्न होती है। फुफ्फुसों में ही संपन्न होती है, ऐसे भी कह सकते हैं। में संपन्न होती है, इसीलिए इसे फुफ्फुस शोषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फुफ्फुस शोषण भी कहते हैं। ओके दोस्तों, बाह्य शोषण
प्राणी और वातावरण के बीच श्वसन गैसों का आदान प्रदान अर्थात ऑक्सीजन का शरीर में आना और कार्बन डाइऑक्साइड के शरीर से बाहर जाना, यह क्रिया क्या कहलाता है दोस्तों? वायु श्वसन कहलाती है। और इस प्रकार की जो क्रिया संपन्न होती है फुफ्फुसों में होती है, इसीलिए हम इसे फुफ्फुस श्वसन भी कहते हैं। और ऑक्सीजन का रुधिर में जाना और ऑक्सीजन का रुधिर में जाना, जाकर मिल जाना, इसमें ऑक्सीजन का जो था रुधिर में जाकर मिल जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का शरीर से बाहर निकालना, इस प्रकार की क्रियाएं होती है दोस्तों। तो इसीलिए हम इसको गैसीय विनिमय भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? गैसीय विनिमय भी कहते हैं। इसमें भी ये सम्मिलित होते हैं दोस्तों, ये भी सम्मिलित है। ठीक है ना, मैं मिटाता हूं। चले, क्या हम बात कर रहे थे कि अब फिर हम लिखेंगे, चूंकि ऑक्सीजन का रुधिर में मिलना एवं शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना, ये भी सम्मिलित है, ये भी सम्मिलित है। इसीलिए इसे हम गैसीय विनिमय भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? गैसीय विनिमय भी कहते हैं। किस तरह से हमने देखा वायु श्वसन के बारे में, ऑक्सीजन का शरीर के अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड के बाहर निकलना होता है, यानी गैसों का जो आदान प्रदान होती है, वही क्रिया क्या कहलाती है? वायु श्वसन कहलाती है दोस्तों। क्योंकि यह क्रिया जो होती है फुफ्फुसों में संपन्न होती है, इसीलिए हम इसको हम लंग्स या श्वसन फुफ्फुस श्वसन कहते हैं, या लंग्स क्या कहते हैं अपन, लंग्स भी कहते हैं। ठीक है, और ऑक्सीजन का रुधिर में मिलना और शरीर से कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना भी इसी में सम्मिलित होता है दोस्तों। इसीलिए इसे हम गैसीय विनिमय भी कहते हैं, यानी गैस एक्सचेंज भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? एक्सचेंज ऑफ गैस भी कहते हैं, या गैस एक्सचेंज भी कहते हैं दोस्तों। अब स्तनधारियों में जितने भी स्तनधारी होते हैं जीव जंतु, उस स्तनधारी में जो श्वसन जो होती है वो भी दो प्रकार से होती है दोस्तों। कितने प्रकार से होती है? दो प्रकार से होती है। तो चलिए हम उनकी भी बात कर लेते हैं। अभी हम सिर्फ बाह्य श्वसन की बात कर रहे थे और बाह्य श्वसन में चल रहे हम लेकर आगे की ओर कि स्तनधारियों में जो बाह्य श्वसन है दो पद में संपन्न होता है दोस्तों। कितने पद में? दो पद में संपन्न होता है। एक पद को क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। क्या कहते हैं? श्वासोच्छ्वास कहते हैं। और दूसरे को क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं दोस्तों। तो यानी लेना, सांस लेना और सांस छोड़ना। स्तनधारियों में दो प्रकार की क्रियाएं होती है। बाह्य श्वसन के अंदर जो क्रियाएं होती है वो स्तनधारियों में बाह्य श्वसन की दो पदों में संपन्न होता है। वो बाह्य श्वसन दो पद में संपन्न होता है। इसका मतलब क्या हो गया कि एक तो होता है सांस लेना और दूसरा होता है सांस छोड़ना। तो सांस लेना और दूसरा सांस छोड़ना। सांस लेना ही श्वासोच्छ्वास कहलाता है दोस्तों। क्या कहलाता है? श्वासोच्छ्वास भी कहलाता है। और सांस छोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? उच्छ्वास कहते हैं दोस्तों। ठीक है ना, उच्छ्वास। ठीक है ना, सांस लेना और सांस छोड़ना। ब्रीदिंग और एक्सप्रेशन। ठीक है ना, एक्सप्रेशन और ब्रीदिंग। ब्रीदिंग मतलब होता है सांस लेना और एक्सप्रेशन का मतलब होता है सांस
छोड़ना, ठीक है ना। इस प्रकार की क्रियाएं संपन्न होती है। जितने भी विभिन्न स्तनधारी जो होते हैं जीव जंतु, उन सब में बाह्य श्वसन जो होती है वो दो में संपन्न होती है, दो पदों में संपन्न होती है। एक होता सांस लेने के संपन्न में और दूसरा सांस छोड़ने के संपन्न में होती है दोस्तों। यदि जब वायु वातावरण से शरीर के भीतर यदि आप श्वासोच्छ्वास अंगों में प्रवेश करती है, यानी जो हवा प्रवेश करती है, तो उस अवस्था में से हम क्या कह सकते हैं दोस्तों? क्या कह सकते हैं? इसे हम कहते हैं सांस लेना, ठीक है ना। अब सांस लेने की जो क्रिया होती है दोस्तों, वो अपने यहाँ दो ढंग से होती है। स्तनधारियों में बाह्य श्वसन दो पदों में संपन्न होता है, सांस लेना और सांस छोड़ना, ठीक है ना। सांस लेना और सांस छोड़ना। अब आप यहाँ पे सांस लेना सांस छोड़ना को कह सकते हो निःश्वसन भी कह सकते हो दोस्तों, ठीक है। क्या कह सकते हो? निःश्वसन। निःश्वसन भी कह सकते हो, ठीक है ना। और ये दोनों क्रियाएं को ही आप बोल सकते हो श्वासोच्छ्वास बोल सकते हो दोस्तों। क्या बोल सकते हो? श्वासोच्छ्वास। एवं स्पंजी फेफड़े होते हैं जो वक्ष गुहा में स्थित एक जोड़ा फुफ्फुस सावार्णी गुहाओं के भीतर सुरक्षित बंद रहते हैं दोस्तों। फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी तथा निकाली जाती है दोस्तों, जिसे हम सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। क्या कहते हैं? सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं। श्वासोच्छ्वास की जो क्रिया होती है दोस्तों, वो किसके माध्यम से होती है? वो फेफड़ों के माध्यम से होती है, ठीक है ना। तो स्तनधारी में एक जोड़े एक जोड़े लचीले स्पंजी लचीले स्पंजी फेफड़े होते हैं। फेफड़े होते हैं जिसे लंग्स कहते हैं दोस्तों। फेफड़े होते हैं जो वक्ष गुहा में जो वक्ष गुहा में स्थित एक जोड़ा फुफ्फुसावार्णी गुहाओं के भीतर बंद रहते हैं, ठीक है ना। श्वासोच्छ्वास स्तनधारी में एक जोड़े लचीले स्पंजी फेफड़े होते हैं जो वक्ष गुहा में स्थित एक जोड़ा फुफ्फुसावार्णी गुहाओं के भीतर क्या रहते हैं दोस्तों? बंद, सुरक्षित रूप से बंद रहते हैं, सुरक्षित रूप से, ठीक है ना। गुहाओं के भीतर सुरक्षित रूप से बंद रहते हैं दोस्तों। क्या रहते हैं? फेफड़ों में निश्चित दर से वायु भरी तथा निकाली जाती है, जिसे हम क्या कहते हैं? सांस लेना या श्वासोच्छ्वास कहते हैं दोस्तों, ठीक है ना। सांस लेना श्वासोच्छ्वास कहते हैं। अब ये जो क्रियाएं होती है, श्वासोच्छ्वास की जो क्रियाएं होती है, कितने तरह की से होती है? दो तरीके से होती है। एक तो होता है सांस लेना और एक होता है सांस छोड़ना। इसे हम कहते हैं दोस्तों ब्रीदिंग। क्या कहते हैं? ब्रीदिंग सिस्टम्स कहते हैं, यानी ब्रीदिंग। और ब्रीदिंग जो क्रियाएं होती है वो फेफड़ों के माध्यम से संपन्न होती है। सांस लेना इंस्पिरेशन कहलाता है और सांस छोड़ना क्या कहलाता है? एक्सप्रेशन कहलाता है, ठीक है ना। सांस लेना इंस्पिरेशन यानी ग्रहण करना, सांस छोड़ना यानी बाहर निकलना, एक्सप्रेशन की बात करते हैं।
एक्सपिरेशन और इंस्पिरेशन, ठीक है ना। सांस लेने की क्रिया, जब हमारे शरीर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन ग्रहण करती है, जब वायु वातावरण के शरीर से शरीर के भीतर क्या स्वच्छवास अंगों में प्रवेश करती, तथा उस अवस्था को क्या कहते हैं, हम निःशोषण कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं, निःशोषण। यानी आप कह सकते हो कि जब वायु वातावरण से शरीर के भीतर क्या जाती है, यदि शरीर के भीतर यदि ऑक्सीजन जाती है, स्वच्छवास के अंदर जाती, तो उसको कहते हैं निःशोषण कहते हैं। क्या कहते हैं, निःशोषण कहते हैं। इस दौरान क्या होती है, जितने भी अंतरा सब कुछ होती है वो पेशियां सिकुड़ सी जाती है, पसलियां तथा स्टर्न ऊपर तथा बाहर की ओर खींचते हैं, जिससे वक्ष गुहा का आयतन फैल जाता है दोस्तों। डायफ्राम की रेडियल पेशियां जो होती है वो सिकुड़ सी जाती है, जिससे डायफ्राम चिपटा हो जाता है दोस्तों, जिससे वक्ष गुहा का आयतन भी क्या हो जाता है दोस्तों, वक्ष गुहा का आयतन भी अग्रपश्च में बढ़ जाते। जैसे ही सांस लेते हो तो देख लो हर चीज एक लेवल से ऊपर आ जाती है, सिकुड़ सी जाती है, कोई आयतन की भी फैल भी जाती है। इस प्रकार की क्रियाएं जो संपन्न होती है दोस्तों, वो कहाँ संपन्न होती है हमारे, वो होती है निःशोषण में। उसके बाद कौन सा है, उच्च वाष्प शोषण, जिसको कहते हैं सांस छोड़ना, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक है दोस्तों। अब हम बात करेंगे जो आप जो बता रहे थे दोस्तों को, बाह्य शोषण में दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक होता है उच्छ्वास की क्रियाएं जिसको ब्रीदिंग कहते हैं, और दूसरा कौन सा होता है दोस्तों, एक्सचेंज ऑफ गैस होती है। तो ये तो हो गया स्वच्छवास, सांस लेने की क्रिया इंस्पिरेशन कहलाता है, और सांस छोड़ने की क्रिया क्या कहलाता है, उच्छ्वास कहलाता। ठीक है, हम आगे की ओर बात करते हैं। नंबर 2 पॉइंट, गैसों का विनिमय। किसका, गैसों का विनिमय। विनिमय यह भी क्रिया बाह्य शोषण के तहत होती है। बाह्य शोषण के तहत गैसों का विनिमय जो होता है दोस्तों, वो फेफड़ों के अंदर होता है दोस्तों। किसके अंदर, गैसों का जो विनिमय होता है वो फेफड़ों के अंदर होता है। किसके अंदर, फेफड़ों के अंदर होता है। श्वासोच्छवास के सहित यानी ब्रीदिंग के फलस्वरूप वायु फेफड़े को क्या करता है, विभिन्न वायु कोष्ठों में पहुंचा देती है दोस्तों, वायु कोष्ठों में पहुंचा देती है, और वहां से अब वो क्रियाएं संपन्न होने लगती है दोस्तों। ठीक है ना। अब इनके उपस्थिति में वायु कोष्ठों के चारों ओर जो रक्त कोशिकाओं का अत्यधिक जो घना जाल उपस्थित होता, उसमें जाके शोषण अपना फैलना स्टार्ट हो जाती। वहां पे किसी से ऑक्सीजन ले रहा, किसी को कार्बन डाइऑक्साइड दे, कार्बन डाइऑक्साइड को कह रहा बाहर निकलने के लिए। यानी यहाँ पे जो आपकी जो क्रिया होने लग रही है वो निकालने की क्रिया हो रही है। किस प्रकार की क्रिया हो रही है, निकालने की क्रिया हो रही है दोस्तों। यहां से अब क्या होगा, ऑक्सीजन का अंदर जाना और कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर निकलना। इस प्रकार की क्रियाएं का जो होता है वो क्या किसके तहत होती है, फेफड़ों के तहत होती है। इसीलिए हमने यहाँ पे क्या बोला इसको, कि बाह्य शोषण में जो होती है वो दो पद में संपन्न होती है। एक तो होता है ब्रीदिंग में संपन्न, और दूसरा होता है गैसों का विनिमय से संपन्न होता है दोस्तों। ठीक है ना। ये हो गया अपने कौन सा पॉइंट, ये हो गया बाह्य शोषण की पॉइंट हो गया दोस्तों। जो गैसों का जो आदान प्रदान होता है हमारे शरीर में, वो एक सरल भौतिकीय विसरण के सिद्धांत पे कार्य करता है दोस्तों। किसके सिद्धांत पे, सरल भौतिकीय विसरण के सिद्धांत पे कार्य करती है। जहां जहां जाकर हमें गैस का विनिमय करना हो, वो घुली अवस्था में या विसरण प्रवणता के आधार पर साधारणतः विसरण द्वारा संपन्न होती है पूरे शरीर के अंदर। वही क्रिया कहलाता दोस्तों गैसों का विनिमय। क्या कहलाता, गैसों का विनिमय। जो गैसों का जो विनिमय होती है वही क्रिया क्या कहलाती है, सरल भौतिकीय क्रिया कहलाती है दोस्तों। क्या कहलाती है, यहीं से सभी जितने भी उत्तकों में सक्रिय उपापचय जो होती है उस सबके फलस्वरूप जितने भी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है कोशिकाओं, उस सभी कोशिकाओं के द्वारा से क्या होता है, हम कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है ना। यदि आपसे पूछा जाता दोस्तों तो यहाँ पे एक और अच्छे सवाल बता सकते हो कि फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है गैसों का जो विनिमय होती है वो उनके दाब के अंतर के कारण होता है। किसके दाब के अंतर के कारण था, उनके दाब के अंतर, गैसों का विनिमय। पहले तो आपकी पॉइंट हमने क्लियर किया कि गैसों का जो विनिमय होता है वो फेफड़ों के अंदर होता है दोस्तों। गैसों का विनिमय फेफड़ों के अंदर होता है दोस्तों। क्या होता है, फेफड़ों के अंदर होता है। और श्वासोच्छवास
के फलस्वरूप क्या, श्वासोच्छ्वास के फलस्वरूप जो होती वायु फेफड़ों के विभिन्न वायु कोष्ठों में पहुंच जाती है। क्या पहुंच जाती है दोस्तों? फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का जो विनिमय होती है वो उनके दाब के अंतर के कारण संपन्न होती है दोस्तों। किनके कारण? उनके दाब के अंतर के कारण संपन्न होती है। ठीक है ना? तो हम आगे बात करते हैं यहां पे किसकी बात करें? फेफड़ों की बात करें। फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का विनिमय उनके दाब के अंतर के कारण होता है। उनके दाब के अंतर के कारण होता है दोस्तों। जितने भी सक्रिय उत्तक है और जहां से भी लग रहा है कि सक्रिय उत्तकों में जितनी भी कार्बन डाइऑक्साइड अंदर उत्पन्न हो रही है उन सभी कार्बन डाइऑक्साइड को हम क्या करेंगे? बाहर निकाल लेंगे दोस्तों। जहां जहां ऑक्सीजन पहुंचना चाहिए वहां वहां हम ऑक्सीजन पहुंचा देते हैं दोस्तों। और ऑक्सीजन गैसों इस प्रकार क्या हो गया दोस्तों? गैसों का क्या हो गया? विनिमय हो गया। लेकिन गैसों का जो विनिमय होता है वो किसके माध्यम से संपन्न होता है? फेफड़ों के माध्यम से संपन्न होता है दोस्तों। ठीक है ना? फेफड़ों के माध्यम से संपन्न होता है। और ये फेफड़ों में किस प्रकार पहुंचता है? ब्रीदिंग के फलस्वरूप वायु फेफड़ों के विभिन्न वायु कोष्ठों में पहुंच जाती है दोस्तों। फेफड़ों में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का जो विनिमय होता है उनके दाब के अंतर के कारण संपन्न होती है। उनके दाब के अंतर के कारण संपन्न होती दोस्तों। अब मैं आपको बता दूं कि उनके दाब के अंतर के कारण के लिए आपको समझना हो तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि किस तरह से दाब, ऑक्सीजन का जो दाब होता है दोस्तों वो दाब होता है 100 mm Hg होता है। कितना होता है? 100 mm Hg होता है। ठीक है ना? और जो जबकि सिरा कोशिका के रुधिर में ऑक्सीजन का जो दाब होता है दोस्तों वो 37 mm Hg होता है। उनके दाब के अंतर के कारण ही ऑक्सीजन जो होती है विसरित होने लगता है दोस्तों। उसी प्रकार से कार्बन डाइऑक्साइड का जो होता है जो कुपिक वायु में जो होती है दाब वो 40 mm Hg होती है दोस्तों। और सिरा कोशिकाओं में जो होती है वो 46 mm Hg होती है। यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या होती है? कोशिका से कुपिका में विसरित होने लगती है। और इस तरह से हम देखते हैं ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड की विसरण जो होती है एक दूसरे के विपरीत होने लगता है दोस्तों। फेफड़ों के समान ही गैसीय विनिमय जो होती है उत्तकों में भी इसी प्रकार से संपन्न होता है दोस्तों। तो चलिए हमने डिस्कस किया यहाँ पे गैसीय विनिमय, यहाँ पे बाह्य शोषण की डिस्कस कर लिए। अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों जो दूसरा सबसे महत्वपूर्ण अंग है श्वसन तंत्र के अंदर, जो बात किए थे कि श्वसन की संपूर्ण प्रक्रियाएं जो संपन्न होगी हमारे शरीर में वो 3 तरीके से होगी। पहला तरीका था दोस्तों बाह्य शोषण। अब दूसरे तरीके जो लेके चलेंगे वो दूसरा तरीका है अपना यहाँ पे गैसों का परिवहन। गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ, यहां पे हम कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसीय, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसीय। ठीक है ना? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसीय की बात करेंगे। अब यहां पे मैं बता दूं गैसों की जो बात कर रहे हैं दूसरे जो हो गए, पहले की बात कर चुके थे बाह्य शोषण की, अब हम दूसरे की बात कर रहे हैं यहां पे गैसों का परिवहन, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज की बात कर रहे हैं। ठीक है? ये दूसरा पॉइंट हो गया। संपूर्ण शरीर में जो शोषण का जो प्रक्रिया होती है वो 3 तरीके से होती है। पहला बाह्य शोषण था, अब दूसरा है गैसों का क्या? परिवहन, गैसों का परिवहन। इसमें हम बात करें जो गैस है दोस्तों वो है ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। यह का फेफड़े शरीर से, अब इनका जो होता है दोस्तों मैं बता दूं गैसों,
अर्थात ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना, पुनः फेफड़ों तक वापस आने की क्रिया ही क्या कहलाता है? गैसों का परिवहन कहलाता है दोस्तों। श्वसन गैसों का परिवहन जो होता है वो मोस्टली किसके सहायता से संपन्न होती है दोस्तों? वो रुधिर परिसंचरण की सहायता से संपन्न होती है। किसकी सहायता से? रुधिर परिसंचरण तंत्र की सहायता से संपन्न होती है गैसों का परिवहन। ठीक है ना? तो गैसों का अर्थात ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़े, क्या? फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना, फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा पुनः यानी फिर से फेफड़ों तक लाना किसको? कार्बन डाइऑक्साइड को लाना, फेफड़ों तक लाना ही गैसों का परिवहन कहलाता है। ठीक है ना? गैसों अर्थात ऑक्सीजन एवं कार्बन डाइऑक्साइड के फेफड़े से शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना, पुनः फेफड़े तक वापस लाने की क्रिया होती है, पुनः वापस तक लाने की जो क्रिया होती है, हाँ, फेफड़ों तक लाने की जो क्रिया होती है, लाने की क्रिया क्या कहलाता है? गैसों का परिवहन कहलाता है। और गैसों का परिवहन यहाँ ध्यान रखना, ये जो गैसों का परिवहन जो होता है दोस्तों वो किसके द्वारा संपन्न होती है? श्वसन गैसों का जो परिवहन होता है, श्वसन गैसों का परिवहन रुधिर परिसंचरण तंत्र की सहायता से संपन्न होता है दोस्तों। किसकी सहायता से? रुधिर परिसंचरण की सहायता से संपन्न होता है। ये हम अगले तंत्र में डिस्कस करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है रुधिर परिसंचरण की तंत्र की सहायता से संपन्न होता गैसों का, श्वसन गैसों का परिवहन। ठीक है, ये हो गए श्वसन गैसों का परिवहन। श्वसन गैसों का परिवहन में ऑक्सीजन का भी परिवहन होता है दोस्तों। किसका? ऑक्सीजन का ऑक्सीजन का जो परिवहन जो होता है मुख्यतः कहाँ? रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है दोस्तों। किसके द्वारा था? लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा संपन्न होती है दोस्तों। चलिए हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ऑक्सीजन का परिवहन। किसका परिवहन? जब हम यहाँ आगे तक डिस्कस कर सके तो हम ये भी कह सकते हैं कि ऑक्सीजन का परिवहन देख लेते हैं। किसकी परिवहन देख लेते हैं? ऑक्सीजन का परिवहन। गैसों के परिवहन के अंदर ही हम डिस्कस कर रहे हैं। नंबर 1, ऑक्सीजन का परिवहन। ये मूलतः कहाँ देखने को मिलता है दोस्तों? ठीक है ना? तो ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है मुख्यतः ऑक्सीजन का परिवहन मुख्यतः रुधिर, क्या? रुधिर में पाए जाने वाले, रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक
क्या? लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? हीमोग्लोबिन के द्वारा। तो हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से संयुक्त होकर एक अस्थायी यौगिक ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है दोस्तों। क्या बनाता? ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है दोस्तों, ठीक है ना। रुधिर में पाए जाने वाले लाल वर्णक हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। और हीमोग्लोबिन क्या करता है? ऑक्सीजन से संयुक्त होकर एक अस्थायी, जो बात करते हैं, अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है, जिसे कहते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या कहते हैं दोस्तों? ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करता है, जो एक भौतिक परिवर्तन है। जो क्या? एक भौतिक परिवर्तन है। चलिए आगे हम बात करते हैं। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है रुधिर परिसंचरण के द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचाता है। किसके? शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में क्या होता? पहुंचता है। अब कोशिकाओं में ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम रहता है। यहाँ पे आते आते धीरे धीरे क्या हो जाता है? आंशिक दाब कम हो जाता है, जिसके कारण ऑक्सी हीमोग्लोबिन का विखंडन ऑक्सीजन एवं हीमोग्लोबिन में हो जाता। पुनः किस में हो जाता? ऑक्सी हीमोग्लोबिन में हो जाता है। तो मैं बता दूं, यही हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर, किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर यानी मिलकर एक अस्थायी यौगिक बनाता है, जिसका नाम क्या दोस्तों? उसका नाम है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ऑक्सी हीमोग्लोबिन, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है दोस्तों, आगे हम डिस्कस कर रहे हैं, यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों, वो क्या करता है? कोशिकाओं में क्या सॉरी यही ऑक्सी हीमोग्लोबिन है रुधिर परिसंचरण के द्वारा शरीर की विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है, ठीक है। ऑक्सी हीमोग्लोबिन यह रुधिर परिसंचरण के द्वारा शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है। विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है दोस्तों, ठीक है ना। और पहुंचने के बाद फिर क्या होता? अब यहां जैसे पहुंचेगा तो यहां पहुंचने से ही ऑक्सीजन का है जो है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम रहता है। यहां पहुंचते पहुंचते ऑक्सीजन का क्या हो जाता? आंशिक दाब कम हो जाता दोस्तों। कहां पहुंचते पहुंचते? रुधिर परिसंचरण के माध्यम से शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचते पहुंचते ही वहां पे उनका जो होता है ऑक्सीजन का आंशिक दाब कम हो जाता है, जिसके कारण पुनः यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन क्या? पुनः यह जो है ऑक्सी हीमोग्लोबिन दो भागों में विखंडित हो जाती है, वो फिर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन में टूट जाता है। इस प्रक्रिया में ऑक्सीजन मुक्त होकर ऊतकों में प्रवेश कर जाते हैं दोस्तों। इस प्रक्रिया में क्या होता है? ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन दोनों टूट जाते हैं, तो ऑक्सीजन क्या करता है? इस प्रक्रिया में मुक्त होकर कहां प्रवेश कर जाते हैं? ऊतकों में प्रवेश कर जाते हैं दोस्तों। कहां प्रवेश कर जाते हैं? ऊतकों में प्रवेश कर जाते हैं। अब यहां जो बात करेंगे, ये तो हीमोग्लोबिन वगैरह का डिस्कस हम करेंगे, कहां करेंगे? ये करेंगे हम रुधिर परिसंचरण के तहत करेंगे। लेकिन फिर भी बता दूं कि हीमोग्लोबिन की जो बात कर रहे हैं, हीमोग्लोबिन बैंगनी रंग का होता है। कैसा होता है? हीमोग्लोबिन बैंगनी रंग का होता है, जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो है वो एक चमकदार लाल रंग का होता है। कैसा होता? चमकदार लाल रंग का होता है। लाल रंग का होता है। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो रुधिर परिसंचरण के द्वारा जो बताया शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में पहुंचता है, और जैसे कोशिकाओं में पहुंचता है तो यहाँ पे क्या होता है? ऑक्सीजन का जो दाब होता है, आंशिक दाब, वो बिल्कुल कम रहता है, जिसके कारण ये पुनः ऑक्सी हीमोग्लोबिन दो भागों में विखंडित हो जाती है। कौन कौन से भागों में विखंडित हो जाती है? ऑक्सीजन में विखंडित हो जाती है और हीमोग्लोबिन में विखंडित हो जाती है।
हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन में विखंडित हो जाती है। अब यहाँ से जो दोस्तों ये है ऑक्सीजन यह मुक्त होकर किसमें प्रवेश कर जाता है, ऊतकों में प्रवेश कर जाता है। हीमोग्लोबिन जो होता है वो बैंगनी रंग का होता है, जबकि ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो होता है दोस्तों वो चमकदार लाल रंग का होता है। ऑक्सीजन की कितनी मात्रा का संयोजन हीमोग्लोबिन से होगा, यह ऑक्सीजन के आंशिक दाब तथा उनके क्या कहते हो एवं रक्त का पीएच पर आधारित होता है दोस्तों। किस पे आधारित होता है, रक्त के पीएच पर आधारित होता है दोस्तों। यदि कोई पूछ लिया जाता है बता सकते हो ऑक्सीजन की कितनी मात्रा संयोजन हो रहा है हीमोग्लोबिन के साथ, यह ऑक्सीजन के आंशिक दाब एवं रक्त के पीएच मान पर निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है दोस्तों, रक्त के पीएच मान पे निर्भर करता है। तो चलिए आज हमने डिस्कस किया 2 पॉइंट यहाँ पे श्वसन तंत्र के तहत कि संपूर्ण शरीर में श्वसन की प्रक्रिया संपन्न करवाना है तो इसके लिए 3 होनी चाहिए भाग। हम 3 भागों में विभाजित कर दिए थे, 2 भाग तो हमने समझ लिया। नंबर 1 हमने समझा बाह्य शोषण, नंबर 2 हमने समझा गैसों का परिवहन। ठीक है, अब हम आगे की वीडियो में आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे आंतरिक क्या कहते हैं आंतरिक शोषण की बात करेंगे दोस्तों। किसकी बात करेंगे, आंतरिक शोषण की बात करेंगे। तब तक आप हमसे बने रहें, जुड़े रहें, मुस्कुराते रहे दोस्तों। नए वीडियो में फिर से मिलते हैं। राम राम, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।